हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस पर। ठीक है, इस पिछले क्लास के वीडियो मैंने आप लोगों को फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताया था, भौतिक जगत के बारे में। आज भी आपकी कक्षा 11 की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर अर्थात मात्रक एवं मापन, ठीक, यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग आज करीब 20 से 25 मिनट इस चैप्टर पर बात करेंगे। फिर अपने पार्ट 2 में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। आज हम लोग बात स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो हम शुरुआत करेंगे कि मापन की आवश्यकताएं क्या हैं और लंबन तक। ठीक, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद में जो पार्ट 2 आएगा, हम उसके बाद में लंबन के आगे के विधियों के बारे में बात हम उसके बारे में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले आप लोग अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होने पाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यही है कि मापन की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट। ठीक, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपको मान लीजिए कोई दो गेंदें लगभग समान आकार की दे दी जाती हैं, तो आप लोगों को अगर देखने से कहा जाएगा तो आप लोग उसे बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन सी गेंद ज़्यादा बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक, तो बड़े और छोटे का, ठंडा है, गर्म है, इन सभी चीज़ों का आप एक्चुअल अनुमान नहीं लगा सकते। आप लोग अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि हाँ ये छोटी है, ये बड़ी है, अंदाज़ा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए बिल्कुल सिमिलर टाइप की दे दी जाए और दोनों गेंद का आकार अलग अलग हो, तो आप उसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसका वेट की बात अगर की जाए, मान लीजिए आपका एक रुई की बना दी जाए बॉल, उसी आकार की और उसी प्रकार के कलर की, ठीक, और दूसरी आपकी जो है वो लोहे की बना के दे दी जाए, तो आप उनमें ये नहीं अंतर कर पाएंगे कौन सी भारी है कौन सी हल्की है। देख कर तो नहीं लगा सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे आपको तौलना पड़ेगा। अब तौलने की जरूरत पड़ गई तो तौलने के लिए भी हमें दो चीज़ें आवश्यकता होती हैं। ठीक, देखिए, या तो आप केवल तराजू से काम नहीं चला सकते। तराजू भी आपको अगर मान लीजिए मिल जा रहा है तो आपको ये भी पता है कि हाँ इसको हम किलोग्राम में मापेंगे, लेकिन कितने किलोग्राम है, तो यानी दो चीज़ें वहाँ पर वेरी करती। तो अभी मैं इसको समझता हूँ कि मापन की आवश्यकता क्या है। तो मापन की आवश्यकता सिर्फ इतनी होती, किसी भी वस्तु का जो भी भार है या उसकी लेंथ है या उसके बारे में पूरा जो मापन करना है, उसके बारे में मुझे ज़रूरत होती है कि हाँ उसकी एक्चुअल रीडिंग लेने के लिए। ठीक है, तो मापन की आवश्यकता सिर्फ यही है कि उसकी एक्चुअल रीडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, मापन जरूरी होता है। अब मापन करने के लिए, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, मापन करने के लिए उसमें दो चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला तो आपको उसका मात्रक पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को नाप रहे हैं। अब मान लीजिए आपको डंडे की लंबाई नापना है, कोई भी एक डंडा बड़ा हुआ है उसकी आपको लंबाई नापना है, तो डंडे की लंबाई आप किलोग्राम में तो नहीं नाप सकते, तो डंडे की लंबाई किस में मापेंगे, मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। तो जो लंबाई का मात्रक होगा उसी से आप मापेंगे। तो यानी समझना है आपको कि कैसे मापना। तो आगे देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि परिभाषा आपके लॉर्ड केल्विन ने दी है। लॉर्ड केल्विन ने ये बोला है कि जो भौतिक विज्ञान है वो मापन का ही विज्ञान है। सीधा सीधा उन्होंने यही बोला है कि जो भौतिक विज्ञान है वो मापन का विज्ञान है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखे भी दे रहा हूँ, उन्होंने बताया है कि जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है वो किसका विज्ञान है, तो मापन का ही विज्ञान है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हो जाती है कि उनके हिसाब से जो भौतिक विज्ञान है वही क्या है, मापन का विज्ञान है। ये उनकी परिभाषा है। ठीक, फिर मैं उसके बाद करता हूँ बात आपकी भौतिक राशियों की। अब देखिए, भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। भौतिक राशियों का मतलब है कि आप किसी भी, चाहे वो राशि प्रत्यक्ष रूप से करें या अप्रत्यक्ष रूप से करें, यानी किसी भी राशि का यदि हम मापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब है कि आप हो सकता है कि उसको सामने से करें या उनको आप माप पाएं, यानी कैसे भी उनकी हम गणना कर सकें। तो गणना हम चाहे प्रत्यक्ष रूप से करें चाहे उनकी गणना हम अप्रत्यक्ष रूप से करें, वो सभी राशियाँ क्या कहलाती है, आपकी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोली जाती हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि भौतिक राशियाँ अगर होती हैं तो भौतिक राशियों को मापने के लिए मुझे दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। इनके दो पैरामीटर्स बनाए गए हैं, इनमें दोनों पैरामीटर्स के मान मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है आपका मानक मात्रक, मानक मात्रक, और दूसरा जो होता है उसका नाम होता है आपका आंकिक मान। ठीक, पहला क्या बताया मैंने, मानक मात्रक, और दूसरा क्या होता है, आंकिक मान। अगर इंग्लिश की बात करें तो मानक मात्रक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड, सॉरी यहाँ पर डी है, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक, क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट। और आंकिक मान की बात अगर करें तो इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल
वैल्यू। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो इसके दो चीज़ें होती हैं, पहला आपका क्या हो गया कि मानक मात्रक हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका आंकिक मान। अब ये है क्या, दोनों चीज़ें एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं एग्जाम्पल इसका दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कहीं पर भी लिखा है कि 8 किलोग्राम, ध्यान से सुनिएगा इसको, 8 किलोग्राम। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो 8 दिया गया है ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल डाटा है। ठीक, जो 8 दिया गया है ये क्या दिया गया, आंकिक मान है या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। फिर मैं बात अगर करूँ कि यहाँ पर किलोग्राम क्या है, तो किलोग्राम ही क्या है आपका मानक मात्रक है। यानी आपका जो मानक मात्रक है वो क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। ठीक, लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है, किलोमीटर हो गया। ठीक, इसी प्रकार समय का मात्रक क्या हो जाता है, घंटा है, मिनट है, सेकंड है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, मानक मात्रक कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके आगे जो जुड़ा होता है उसे मैं क्या बोलता हूं, उसे न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पर समझना एक चीज और है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम किससे डिनोट करेंगे, तो एन से करेंगे। फिर किलोग्राम वगैरह जो है ये क्या है, मात्रक है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि यू फॉर यूनिट। तो ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये क्या है, यूनिट। अब इन दोनों में संबंध क्या होता है, आप लोगों को इन दोनों के बारे में संबंध ऐसे रटवा दिया जाता है कि आप लोग इसको ऐसे रट लीजिए। ठीक, ऐसे कभी कभी देखा होगा कि N1U1 बराबर N2U2 लिखा हुआ है, लेकिन ये आया कहाँ से, ये पता कैसे चला कि N1U1 बराबर N2U2 हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसी एग्जाम्पल का सहारा लेके इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं लिखा हुआ है कि 8 किलोग्राम, ठीक है, क्या लिखा गया, 8 किलोग्राम लिखा गया। 8 किलोग्राम को और भी क्या लिखा जा सकता है, तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग बोलेंगे 8000 ग्राम, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर 8 किलोग्राम दिया गया था तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 8000 ग्राम बोल सकते हैं। 8 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ कि जो किलोग्राम था उस किलोग्राम की जो बारंबारता है वो कितनी बार है, 8 बार है। यानी इसको कितनी बार सम्मिलित किया गया है किलोग्राम को, तो किलोग्राम को आप लोग बोलेंगे कि इसको 8 बार सम्मिलित किया गया है, इसको 8 बार जोड़ा गया। लेकिन अगर यहीं पर मैं ग्राम की बात करूं तो ग्राम को कितनी बार किया गया है सम्मिलित, तो ये 8000 बार किया गया। कितनी बार किया गया, 8000 बार। ठीक, तो समझने में क्या आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर यूनिट का मतलब क्या है, मात्रक, अगर मात्रक का मान क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट का जस्ट अपोजिट होती है। यही तो हुआ ना, यानी जब न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने क्या किया था कि जब यहाँ पे जब मैंने मात्रक का मान क्या कर दिया था, मात्रक का मान मैंने जैसे ही कम किया तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। यानी ये एक दूसरे के क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल। ये आपको यहाँ पर परिभाषा याद रखनी है कि अगर किसी भी एक वस्तु की हम मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरे वस्तु की मात्रा का मान कम हो जाता है, तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो इन्वर्स प्रोपोर्शनली होंगे। मतलब ये है कि यहाँ पर जो n है वो 1/u के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो n है वो u के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, n क्या है तो आंकिक मान है, u क्या है तो आपका मात्रक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसे मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैंने इतना तो समझ लिया कि हाँ जो n हो गया वो u के क्या हो गया, एक दूसरे के उल्टा हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, u से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो NU अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1। अब 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, कोई भी संख्या होगी तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। क्या बोल देंगे, कॉन्स्टेंट। यानी NU बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। NU क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट। अगर NU कांस्टेंट है यानी N1U1 बराबर N2U2, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समझना सिर्फ यही था कि जो N हो गया और U हो गया, यानी जो आपके आंकिक मान हो गया और जो मात्रक हो गए, ठीक, मानक मात्रक हो गए, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं। उल्टा क्यों होते हैं ये भी मैंने बता दिया कि अगर 8 किलोग्राम था उसको 8000 ग्राम में परिवर्तित कर दिया गया तो मात्रक का मान किलोग्राम से ग्राम होने पर घट गया, और इधर आंकिक मान का मान 8 से 8000 होने पर क्या हुआ, बढ़ गया। यानी वो एक दूसरे के क्या थे, एंटी प्रोपोर्शनल थे। ठीक है, क्या थे, एंटी प्रोपोर्शनल थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आंकिक मान है, तो आंकिक मान को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाण भी बोलते हैं। भौतिक विज्ञान में क्या बोला जाता है, इसको परिमाण भी बोलते हैं। परिमाण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैग्नीट्यूड कहते हैं। परिमाण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। अब हम लोग उसके बाद आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी जो भौतिक राशियां हैं उनके प्रकार कितने हैं। ठीक, तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। पहला जो होता है उसे मूल राशियां कहते हैं, ठीक, मूल राशियां। और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, पहला कौन सा हो गया, मूल राशियां, और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, यहाँ पर व्युत्पन्न राशियां मतलब डेराइव्ड
क्वांटिटीज। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। मूल राशियां, मूल का मतलब होता है कि सबसे नीचे वही हैं, इनके नीचे कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप ऐसे इनको परिभाषित कर सकते हैं, इनमें भी दो चीज़ें होती हैं कि अगर मूल राशियां हैं तो इनके जो मात्रक होंगे उन्हें हम मूल मात्रक कहेंगे, और जो व्युत्पन्न राशियां होंगी इनके जो मात्रक होंगे उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक, तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि अगर मूल राशियों के मात्रक होंगे जो भी, उन्हें मूल मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। लेकिन मूल राशियां, मूल का मतलब होता है कि जिनसे किसी अन्य की उत्पत्ति हो सके, उनके उत्पत्ति होने में किसी अन्य की सहायता ना हो सके। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मूल राशियां कहते हैं। ठीक, तो व्युत्पन्न राशियां में क्या लिखेंगे कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य जो राशियां हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही मात्रकों की जब बात आएगी, मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक यानी वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब इनकी संख्या की बात अगर की जाएगी तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7। अब सातों राशियां हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लंबाई से। पहली क्या हो गई, लंबाई। लंबाई के बाद में द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद में समय, समय के बाद में ताप, ताप के बाद में विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक, ताप के बाद में विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद में ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा के बाद में ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता के बाद में आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, तो ये 7 होते हैं आपके मूल मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या तो निर्धारित है कि 7 होते हैं। ठीक, लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं क्या व्युत्पन्न राशियों की संख्या निर्धारित है, तो आप लोगों का जवाब यही होना चाहिए कि व्युत्पन्न राशियों की संख्या निर्धारित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन्हें मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है। यानी जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो मूल राशियों की सहायता से उनको उत्पन्न किया जा सकता है। तो जब इनको उत्पन्न करेंगे मूल मात्रकों की सहायता से, तो इनकी संख्या 7 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि अगर 7 की बात करें तो 7 क्या होती है, तो मूल राशियां होती हैं। अब मैं अगर इनके सबके मात्रकों की बात करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, लंबाई का मात्रक जो होता है उसे मीटर कहते हैं। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम कहते हैं। समय का मात्रक जो होता है आपका सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से मापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल से मापते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो मूल राशि है उनकी संख्या कितनी है, 7। तो अब उन राशियों के जो मात्रक होंगे उनकी भी संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो मूल राशियां क्या क्या हो गई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला यानी CD से लिखते हैं, और पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मोल से मापती जाती है। ठीक, अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं SI यूनिट्स की। तो SI यूनिट्स क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको कहते क्या हैं, तो ध्यान से देखिएगा, SI यूनिट को हम लोग अंतरराष्ट्रीय, SI यूनिट्स को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली भी कहते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली भी कहा जाता है। किसको, तो SI को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल, ध्यान से देखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डेराइव्ड यूनिट्स, SI का फुल फॉर्म ये हो गया। ठीक, अब बात अगर करें कि SI के अंतर्गत इसका मापन की जो पद्धति बनाई गई है ये कहाँ मान्य है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूरे विश्व में यही वाली आपकी मात्रक पद्धतियाँ मानी जाती है। कौन सी, तो SI पद्धति पूरे विश्व में व्याप्त है। और इसके अंतर्गत दो आते हैं, दो प्रकार के मात्रक आते हैं। पहला तो आपका आ गया मूल मात्रक, और दूसरा इसमें आता है पूरक मात्रक। ठीक, तो पूरक मात्रक क्या है उनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझ लीजिए मूल मात्रक। तो मूल मात्रक मैंने यही बता दी जो 7 होते हैं। यहाँ पर राशियों की बात की थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये तो आपके हो गए 7 मूल राशियाँ, लेकिन इनके जो मात्रक थे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक, केल्विन हो गया, एम्पियर, कैंडेला और मोल, ये हो गए आपके
जो मूल मात्रक थे। ठीक, इसके बाद दो होते हैं आपके पूरक मात्रक। अब पूरक मात्रक का मतलब क्या है? पूरक का मतलब होता है कि देखिए एक दूसरे पर जब निर्भरता होती है तो उसे हम कहते हैं पूरक। पूरक का मतलब समझिएगा ध्यान से, जैसे चाय बनती है तो चाय में चीनी और चायपत्ती दोनों डाली जाती है, तो चायपत्ती की निर्भरता चीनी और चीनी की चायपत्ती पर निर्भरता, यानी एक दूसरे पर जब निर्भर होते हैं उन्हें हम कहते हैं पूरक। तो पूरक जो होते हैं इसमें बात होती है सिर्फ कोण की। तो जब कोण की बात करेंगे तो कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन होता है। कोण का मात्रक यहाँ पर क्या होता है? रेडियन होता है। रेडियन को हम लोग किससे लिखते हैं? RAD से लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें दो होते हैं, एक पहला होता है कोण, कोण को किससे लिखा जाता है? RAD से, और दूसरा होता है आपका घन कोण। ठीक, घन कोण। अब इसमें देखिएगा घन कोण भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कहीं कहीं इसको क्या कहते हैं? घन कोण, या कहीं कहीं इसको हम लोग ठोस कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस कोण। इसका जो मात्रक होता है यहाँ पर रेडियन होता है, तो इसका होता है स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि जो घन कोण या फिर ठोस कोण का मात्रक है वो क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, और कोण का मात्रक क्या होता है आपका? तो रेडियन होता है। तो ये जो दो हो गए इनको हम कहते हैं पूरक मात्रक, और मूल मात्रकों के बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि है आपका लंबन। क्या होता है? लंबन। इसमें अभी मैं बात करूंगा अभी मात्रकों की प्रणाली। मात्रकों की प्रणाली में जैसे हो गया MKS पद्धति, CGS पद्धति, है ना, FPS पद्धति, उन पद्धतियों की बात मैं आगे करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि लंबन क्या होता है, जो कि हमारा लोगों का आज लास्ट टॉपिक यही है, लंबन। और फिर इसके अगले पार्ट में, जो इसका अगला पार्ट आएगा मात्रक और मापन का, उसमें हम लोग लंबन की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि लंबन क्या है। हम लोग बात करते हैं लंबन की। लंबन क्या है उसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा लंबन की परिभाषा क्या है, कि यदि हम किसी भी वस्तु के प्रेक्षण बिंदुओं में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी भी वस्तु के प्रेक्षण बिंदु को यदि हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, तो पृष्ठभूमि के सापेक्ष उस वस्तु की दूरी में कुछ अंतर आ जाता है। ठीक, जो वस्तु की स्थिति है उस स्थिति में भी कुछ चेंज आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लंबन बोलते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं इसकी परिभाषा आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कि यदि प्रेक्षण बिंदु में, यदि प्रेक्षण बिंदु को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। यदि प्रेक्षण बिंदु को हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, तो प्रेक्षण बिंदु को चेंज करने के साथ साथ पृष्ठभूमि के सापेक्ष उस वस्तु का पृष्ठभूमि के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लंबन बोलते हैं। अब ये परिभाषा आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हो कि लिखा क्या गया है, इसका मतलब क्या है? आप ध्यान से देखिए। प्रेक्षण बिंदु का मतलब होता है कि जहां से आप कोई भी चीज देखते हैं। मान लीजिए कि हाथ में मेरे एक मार्कर है, ठीक, इस जगह पर मार्कर है, मैं इसकी स्थिति यहीं पर रखूंगा। ठीक, मैं अगर अपनी बाईं आंख बंद करूं तो मुझे इसकी स्थिति कहीं और दिखाई देगी, और अगर मैं इसको वहीं पर रखूं और दाहिनी आंख बंद करके बाईं आंख से देखूं तो इसकी स्थिति कहीं और दिखाई देगी। यानी पहले मैंने बाईं आंख से देखा, फिर मैंने दाईं आंख से देखा, यानी प्रेक्षण बिंदु पहले मेरी बाईं आंख थी, मैंने जब बंद किया दाहिनी को तो कौन सी हो गई? बाईं आंख प्रेक्षण बिंदु का काम कर रही थी। फिर जब मैंने बाईं आंख बंद कर लिया तो दाहिनी आंख प्रेक्षण बिंदु का काम कर रही थी, और मार्कर अपनी स्थिति पर ही था, यानी जहां पर पहले था वहीं पर बाद में था। लेकिन जब मैंने आंख बंद करके उसको देखा तो उसमें देखा गया कि उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया है, जो कि पृष्ठभूमि के क्या है? सापेक्ष है, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? लंबन बोलते हैं या फिर पैरेलैक्स बोलते हैं। ठीक, समझने वाली बात क्या थी कि अगर हम प्रेक्षण बिंदुओं से अलग अलग प्रेक्षण बिंदु से मैं कोई चीज देखता हूं, एक ही वस्तु को जो कि स्थिति है, ठीक, तो वहां पर उसकी स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य दिखाई देता है। अब बात ये उठती है कि लंबन का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? तो लंबन का उपयोग हम लोग बहुत बड़ी दूरियों को मापने में करते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी भी ग्रह की, पृथ्वी से किसी भी ग्रह की दूरी नापना है, तो वहां पर हम लोग लंबन विधि का उपयोग करते हैं। अब लंबन विधि को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि लंबन विधि है क्या। देखिए ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी दो प्रेक्षण बिंदु हैं, ठीक, मान लीजिए एक प्रेक्षण बिंदु A है और दूसरा प्रेक्षण बिंदु B है। किसी सोर्स को देखना है, मान लीजिए S फॉर, यहाँ पर मैं कोई भी एक सोर्स मान ले रहा हूँ, और A से B, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग औसत, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा
कि यहाँ से जो ए और बी क्या है, तो प्रेक्षण बिंदु है, यानी प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग आधार दूरी कहते हैं, ठीक, बेसिस लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेक्षण दूरी, जो यहाँ पर प्रेक्षण बिंदु दिया था, प्रेक्षण बिंदु ए और प्रेक्षण बिंदु बी, यानी पहले मैं ए पॉइंट से देखूंगा, बाद में बी पॉइंट से देखूंगा, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के जो बीच की दूरी होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, आधार दूरी कहते हैं। और क्या बोल सकते हैं, बेसिस लेंथ। तो बेसिस लेंथ के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बी लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी, यानी ये जो लेंथ है इसे क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। फिर अगर बात करें कि हम पहले ए पॉइंट से हम एस तक देखें, फिर मैं बी पॉइंट से एस पर देखूं, तो जो यहाँ पर दोनों की दूरियां आ रही हैं उन्हें हम डिस्टेंस यानी डी से लिख देंगे, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या बन जाएगा, थीटा बनेगा। अब ये कोण बना क्यों, तो ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले मैंने ए पॉइंट से एस को देखा, फिर मैंने बी पॉइंट से एस को देखा, यानी यहाँ से पहले इधर देखा फिर बी से इधर, तो इनके बीच के कोण क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। अब एक चीज़ आप लोग जरा गौर से सोचिएगा कि मान लीजिए एक आपका लखनऊ में है, पॉइंट सेंटर आपका एक कहाँ पर है, लखनऊ में है, दूसरा आपका प्रयागराज में है। मान ले के लिए मैं मान रहा हूँ कि एक सेंटर आपका लखनऊ में है, दूसरा आपका प्रयागराज में है, ठीक, और देखना आपको यहाँ से है मंगल को, तो ये बताइए कि लखनऊ से प्रयागराज के बीच की दूरी कम होगी या फिर आपका जो मंगल को देखना है वो दूरी कम होगी। तो आप लोगों को जवाब सीधे तुरंत आएगा कि सर यहाँ पर जो लखनऊ और प्रयागराज की दूरी है वो ग्रह से और सूर्य के बीच की दूरी का बहुत ही ज़्यादा कम है ना, कह सकते हैं ना आप। यानी जो बी होगा वो डी की अपेक्षा अत्यंत छोटा होगा, यही तो होगा, यानी जो बी है वो डी की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, यानी ये जो दूरी होगी, ये डिस्टेंस होगी, आधार दूरी है, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसकी अपेक्षा, तो इस वाली डिस्टेंस की अपेक्षा। यानी अगर आप एक चीज़ समझिएगा कि इसको मैं घटाते 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 बिल्कुल कम ही कर दूँ, यानी या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बी बाई डी होगा वो बी बाई डी एक से क्या हो जाएगा, एक से भी कम हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर b का मान क्या है, कम है, तो अगर b का मान कम होगा तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। अगर b का मान यहाँ से d से ज़्यादा होता, अगर b का मान d से ज़्यादा होता तो वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आती। एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि अगर ऊपर 4 है, नीचे कितना हो जाए, 5 हो जाए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.8 आएगा, जो कि क्या है, 1 से कम। लेकिन अगर मैं यहीं पर पलट दूं, मान लीजिए मैं ऊपर 5 कर दूं, नीचे 4 कर दूं, तो वैल्यू हमेशा बढ़ जाएगी। तो पहले क्या लगेगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 1.25 आ जाएगा। तो समझने वाली बात यहाँ पर क्या मिली कि अगर ऊपर वाले का मान कम होगा नीचे वाले की अपेक्षा, यानी अंश का मान जब भी हर की अपेक्षा कम होगा तो उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, और जब भी अंश का मान हर की अपेक्षा ज़्यादा होगा तो वो हमेशा वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना था। तो अब प्रेक्षण दूरी यहाँ पर क्या हो गई, ठीक, तो प्रेक्षण दूरी मैंने बता दिया आपको, तो ये डिस्टेंस क्या थी, यहाँ पर d थी, और ये जो आधार दूरी थी वो क्या थी, b थी। अब b बाई डी ये क्या हो जाए, जब 1 से यहाँ पर कम हो जाती, तो b क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, आधार दूरी, या इसको आप लोग चाप बोल सकते हैं, क्या बोल देंगे, चाप, तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिज्या। यानी अगर हम थीटा की बात करें, यहाँ पर जो थीटा है वो किसको डिनोट कर रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये लंबन कोण को डिनोट करता है। किसको डिनोट कर रहा है, लंबन कोण को। तो थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई डी, यानी बी क्या है यहाँ पर, आपकी जो बी है इसे हम बोलेंगे चाप, और नीचे जो डी है इसे क्या बोल देंगे, त्रिज्या। यानी एक फार्मूला यहाँ से डिनोट हो जाता है कि कोण बराबर क्या होता है, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। और देखिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए थी, दूरी चाहिए थी। तो अगर मुझे दूरी चाहिए थी तो दूरी मैं यहाँ से बाहर कर लूँगा, तो d बाहर आ जाएगा। तो जब d बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, b बाई थीटा बचेगा। यानी आप लिख सकते हैं कि जो लंबन दूरी है, ठीक, कौन सी दूरी, लंबन दूरी, तो लंबन दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ पर आधार दूरी, b क्या है आपका, आधार दूरी, और आधार दूरी बटे क्या हो जाएगा आपका लंबन कोण, ठीक, नीचे क्या हो जाएगा आपका लंबन कोण। यहाँ से हमने इसको एक समझाने का प्रयास किया है कि मान लेते हैं किसी भी ग्रह को मापना है कि पृथ्वी से वो कितनी दूर है, तो इस हिसाब से हम लोग माप लेंगे। कोई एक आधार बिंदु लेंगे, दूसरा आधार बिंदु लेंगे, दोनों के बीच की जो आधार दूरी है वो क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, और सोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, s, जिस स्रोत को हमें देखना है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो a से लेकर s तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, d। ऐसे यहाँ पर b से s तक डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, d। एक कंडीशन तब और आ सकती है कि मान लेते हैं कि a से b की जो
दूरी थी यहाँ पे मैंने क्या माना था कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर ये बहुत ज़्यादा कम होगी तो AS और BS ये दोनों आपस में क्या होंगे, वैसे भी बराबर है तो बराबर हो जाएंगे। तो AS बराबर किसके हो जाएगा, BS के। लेकिन कंडीशन होगी कि अगर ये दूरी बिल्कुल कम पड़ जाए, अगर ये दूरी बिल्कुल कम पड़ती जाएगी तो ये और ज़्यादा नज़दीक चले जाएंगे। B का मान लो कम होता जाए तो ये B पॉइंट और A पॉइंट आपस में बहुत नज़दीक चले आएंगे। फिर कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि A पॉइंट और B पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और जो डिस्टेंस थी वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर D हो जाएगी, यानी जो दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, D के बराबर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक, पहला पॉइंट क्या निकला कि AS बराबर BS बराबर किसके, D के। दूसरा पॉइंट कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या हो गया। तीसरा अगर लंबन दूरी की बात करेंगे तो आधार दूरी बट्टे में क्या हो जाएगा, लंबन कोण। यहाँ पर D बराबर B/θ हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो कृपया करके दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।